अब यहाँ पे अंजू जी का सवाल है हमारे पास सीडीएमओ के बारे में। और इनका सवाल है कि क्या ये अगला मेगा ट्रेंड बनने वाला है? ये सीडीएमओ क्या है? तो हाँ, ये सुवेन फार्मा फार्मा, रिलेटेड है। आरती फार्मा, न्यूलैंड लैब, सिंजीन, इन सब पे नज़र है इनकी। लेकिन पहले तो मुझे ही नहीं पता ये सीडीएमओ क्या है, ज़रा समझाइए। नहीं, सीडीएमओ का फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये फार्मा रिलेटेड जो कंपनीज हैं, सीडीएमओ फार्मा। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मैं बार बार भूल जाता हूँ इसको, हमेशा याद करता हूँ लेकिन मैं याद रख नहीं पाता। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो मेनली क्या है ये तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फार्मा सेक्टर में ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, तो मुझे नहीं, लगा कोई नई चीज़ आ गई है। बिल्कुल नहीं है। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि पहले ठीक है, तो जब कोविड आया ना, तो उसके बाद नॉर्मली क्या है, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को मोस्टली एक जेनरिक ही रीड किया जाता है। या तो आप जेनरिक बनाते हैं मोस्टली, या फिर आप किसी भी फॉरेन कंपनी जो होती है, उसके लिए किसी भी तरह का आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली सपोर्ट सिस्टम ही है। लेकिन कोविड के समय से इंडिया ने जिस तरह से वैक्सीन पे काम किया, इसको एक एज ए डेस्टिनेशन फॉर फार्मा रिसर्च भी देखा जाने लगा। अभी तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिखती है, लेकिन ये ज़रूर एक सोच समझ में बदलाव ज़रूर हुआ। बट आप मुझे पूछेंगे इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, तो पहली चीज़ यही है कि चाहे डोमेस्टिक फेसिंग हो या ग्लोबल फेसिंग हो, हमारे यहाँ अभी भी अ, जो आप कह सकते हैं कि रिसर्च या मॉलिक्यूल ओरिएंटेड काम तो कम ही होता है। मोस्टली जेनरिक का काम होता है, एपीआई प्रोवाइड करते हैं, उनका काम होता है। या फिर आप कई कंट्रीज़ में कई मेडिसिन्स के आपके पास सेल्स के राइट होते हैं। वेस्ट में मेनली तो अभी तक इसी तरह का काम हो रहा है। रिसर्च में उतना आगे हमारा भारत का फार्मा तो अभी आगे नहीं जा पाया है। लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम हमारे यहाँ बहुत होता है, और इसीलिए आप देखते होंगे कि यूएस एफडीए की गाज हमेशा गिरती रहती है भारतीय कंपनीज पे। वो आते हैं, अपनी चेक्स करते हैं, और फिर फाइंड आउट करते हैं कि जिस तरह से उन्हें चाहिए आउटपुट, वो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इनका स्कोप तो है आगे जाके भी। और मे बी फार्मा एज ए सेक्टर, जैसे मैंने डिस्कस किया है कई समय कभी काफ़ी पहले से, ये अभी भी अच्छा टर्न अराउंड चल रहा है। सेक्टर एक नए हाई पे है। अभी आने वाले समय में भी सेक्टर में किसी भी तरह की खराबी मुझे नहीं दिखती है। द ओनली थिंग इज़ प्राइस बहुत मूव हो गए हैं। इसलिए इस लेवल पे फ्रेश एंट्री मैं किसी भी फार्मा में नहीं कर रहा। हाँ, सेलेक्ट एग्ज़िट ज़रूर ले लेता जी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका सवाल था, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज़ का इन्होंने नाम लिया है। तो हर कंपनी पे अलग से पूरा लंबा विश्लेषण तो शायद नहीं होगा, लेकिन सुवेन, आरती फार्मा, न्यूलैंड लैब, सिंजीन, इन सब पे एक मोटा-मोटा नज़रिया, इन पे कंपैरेटिव स्ट्रेंथ किसकी दिखती है? हूँ। देखिए, जितने भी लाइफ साइंसेज़ वाली कंपनी है, सुवेन में आपने पता नहीं लाइफ साइंसेज़ लिखा है क्यों फार्मा लिखा है मुझे नहीं पता। लेकिन जितनी सुवेन भी फार्मा। लाइफ साइंसेज़ फार्मा, तो फार्मा जितनी कंपनीज़ रहेंगी, इसमें आपका रेवेन्यू का नेचर लंपी नहीं रहेगा। लेकिन जितनी भी लाइफ साइंसेज़ कंपनी रहेंगी, इसमें आपका रेवेन्यू का नेचर लंपी रहेगा। कब कौन-सा प्रोडक्ट हिट हो गया, कब कौन-सा रिसर्च निकल गया, आगे हिट हो गया, नहीं पता। सालों, दशकों ये लोग रिसर्च करते रहते हैं, उसमें कुछ हिट हो जाता है। तो अब जहाँ तक सुवेन फार्मा की बात है, ये भी तो मॉलिक्यूलर डेवलपमेंट में ही है। तो इनके भी रेवेन्यूज़ एक बार देखते हैं, लंपी हैं कि नहीं है, क्योंकि कंपनी मैंने ट्रैक नहीं किया है। अभी नज़र तो आ रहा है कि सेल्स लंपी है, बिल्कुल लंपी है। कभी सेल्स 30-40% बढ़ा हुआ है, तो सेल्स सेल्स कभी-कभी 40% डाउन ही चल रहा है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल डेवलपमेंट का कोई है, मॉलिक्यूल आपका कोई हिट हो गया, तो आपकी सक्सेस स्टोरी हो गई। नहीं हुआ तो फिर आप रिसर्च करते रहिए, जब तक आप लंबे समय तक रिसर्च करते रहें। और उसमें से जब कोई हिट हो जाएगा, तो आपको फिर फाइनल रिकवरी देगा। इसलिए मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलरली क्या है ना, ये सब 10-10 साल के साइकिल वाले ही लाइफ साइंसेज़, मॉलिक्यूल डेवलपमेंट वाले कंपनी होने चाहिए। लंबा समय लगता है रिसर्च करने में, और उसमें कोई रिसर्च बीच में हिट हो गया, तो फिर आपकी रिकवरी हो जाती है। बिकॉज़ बहुत पहले मैंने
ये लाइफ साइंसेस कंपनी को ट्रैक करना शुरू किया था, ट्रैकर में डाला था। मुझे बहुत ही लंपी इनका रेवेन्यू मिला। तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन भी स्वेन पर्टिकुलर स्वेन फार्मा को बहुत महँगा ही दिख रहा है। अगर अभी तो ख़ैर लॉस है तो उसमें सॉरी लॉस नहीं है, लॉस है। प्रॉफ़िट तो है, लेकिन सेल्स नेगेटिव जा रहा है। तो इसके वैल्यूएशन पैरामीटर को थोड़ा चेंज करके देखते हैं और नहीं, फिर तो बहुत महँगा है, एंटरप्राइज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से इसमें तो महँगा है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से तो महँगा जी, ज़रूर दिख रहा है सुवेन। अब प्राइस के हिसाब से देख लेते हैं। प्राइस तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। मैं इसको कंपनी जो समझे उसको बताना पड़ेगा, बिकॉज़ सेल्स आपका 33% डाउन है, लेकिन प्रॉफ़िट आपके पास फिर भी 60 करोड़ का पड़ा हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो प्रॉफ़िट आपका आधा हो गया है। सॉरी वाई-ओ-वाई प्रॉफ़िट आपका आधा हो गया है और आपके पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफ़िट जस्ट 10% नहीं, 15-17% के आसपास ऊपर है। क्या ड्राइव कर रहा है भगवान जाने। मार्जिन एक इम्प्रूव ज़रूर हो रहा है, 29% का मार्जिन 35% हो गया है। तो मुझे तो उतना समझ में नहीं आता है कि इसका वैल्यूएशन बहुत फ़ेवरेबल है, लेकिन फिर भी स्टॉक प्राइस तो रॉकेट लगा हुआ है, कुछ तो रीज़न होगा। अगर कंपनी को आप ट्रैक करते हो तो आप रीज़न जानते हो, मुझे ट्रैक नहीं करता इसलिए मैं रीज़न नहीं जानता। जो देख पा रहा हूँ वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे बहुत, बहुत ज़्यादा महँगा लग रहा है। और साइकिल का अगर समझने की कोशिश करें तो मेबी 1250 के आसपास से लेके 1350 या 1375 ये रेंज में कहीं न कहीं ये प्राइस राइज़ जो है, ये फाइनली कल्मिनेट हो जानी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि प्राइस राइज़ लगातार हो रहा है। ऑलमोस्ट जून 2024 में बॉटम है करीब-करीब ₹600 का और सितंबर में डबल हो गया है। तो इतना तेज़ प्राइस राइज़ है तो कहीं न कहीं रिस्क तो ज़रूर है आपके पास सामने खड़ा हुआ। और दूसरा प्राइस लेवल ये है 1040 के आसपास का सपोर्ट है। ये रह जाता है तो भी बाय डिप्स और उसके बाद ये नया अराउंड अपसाइड आ सकता है इसका 1040 के नीचे करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। जी। और सिर्फ़ 130 के आसपास का इसका प्राइस अर्निंग मल्टीपल चल रहा है, सिर्फ़। यहाँ पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल बहुत हेल्पफुल नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ ये फ़ॉर्मूला मैं लगाने की कोशिश कर रहा था। सेल्स नेगेटिव पे नेगेटिव जा रहे हैं और उसका प्रॉफ़िट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। द ओनली सेविंग ग्रेस इज़ लॉस में कंपनी नहीं गई है। इसलिए जी, इसको एंटरप्राइज़ वैल्यू की तरफ से देखने की मैंने कोशिश की है और नेटवर्थ की तरफ से देखा जाए तो भी बहुत महँगी है। तो महँगाई तो बहुत ज़्यादा है इसमें। जी।